आपके अपने एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम्स चैनल पर स्वागत करती हूँ। अब से जो हमारा ज्योग्राफी शुरू हुआ है सब्जेक्ट, उसमें आज हम पहला चैप्टर पढ़ाएंगे जिसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। तो आप सब लोग पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक नॉलेज है, लेकिन फिर भी बेसिक भी कई बार लोग भूल जाते हैं, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। ओके, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में सूर्यास्त मतलब जब सूर्य अस्त हो जाता है यानी चला जाता है, ये शाम के टाइम की बात हो रही, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। यानी जैसे जैसे रात होती जाती है आसमान में जो कुछ बिंदु होते हैं, चमकते बिंदु, इनको तारे बोलते हैं, लेकिन अभी इसमें बताया जाएगा तारे क्यों बोलते हैं। तो उनकी संख्या बढ़ती जाती है, आप उनकी गणना नहीं कर सकते, काउंट ही नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। या अच्छा, जब मेन पॉइंट आएगा तो वहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। इन चमकती वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। कैसे? आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार ही देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। जब पूर्ण चंद्रमा दिखता है हम लोग को तो उस दिन समझ लो पूर्णिमा है, पूर्णिमा। 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। फिर इसके बाद अमावस्या आती है। सूर्य चंद्रमा, एक सेकंड, सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो ये लाइन आप नोट्स बना रहे हैं तो इसमें लिख सकते हैं ये चीज़, और ये याद रख, ये भी पूर्णिमा यहाँ से लिखना, यहाँ से। ओके, नेक्स्ट। कुछ खगोलीय पिंडों की आकृतियों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तो अब तारा किसे कहते हैं समझ गए? जिनके पास ऊष्मा होती है वो तारा होती है, और कुछ है जो नहीं चमकते हैं ना, तो वो तारा नहीं कहलाते हैं। सूर्य भी एक तारा है, इसलिए सूर्य भी एक तारा है, ये याद रखिएगा, सूर्य एक तारा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमने से बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग इनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे भी दिखाई देते हैं। ओके, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा जैसे हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है, लेकिन उतना छोटा कहाँ होता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जब रात में आसमान की ओर जो तारों के विभिन्न समूह जो होते हैं वो जब आकृति दिखाते हैं, जो ये फोटो है यहाँ पे, ये सब ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं, नक्षत्र मंडल। अच्छा, हम यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं तो आपको हो सकता है लग सकता है कि एकदम बच्चों की तरह, तो हाँ क्लास 6 का है। हमारे चैनल से क्लास 6 के भी बच्चे जुड़ते हैं, यूपीएससी के भी जुड़ सकते हैं, जुड़ते भी हैं कई लोग, देखा है मैंने। और जो सीटेट है या अदर टीचर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं वो तो जुड़े हैं, इसलिए हम सबको साथ लेते हुए पढ़ाएंगे। ओके, आर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ये नाम दिए गए हैं सभी, इसे आर्सा मेजर या बिग बियर याद रखिएगा। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्तऋषि जो है बहुत आसानी से पहचान होता है, और इसका और भी क्या यूज होता है ये आप आगे पढ़ेंगे। सप्तऋषि, सप्त मतलब 7 और ऋषि मतलब संत। 7 संत माने गए, 7 तारों को जोड़कर बनाया गया है।
यह 7 तारों का समूह है जो आप चित्र में देख रहे हैं, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि ये खैर इसमें दिखा देते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। उत्तरी तारा को ही ध्रुव तारा बोल देते हैं, और उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, उसे ध्रुव तारा कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, ध्रुव तारा एक ही जगह पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। अच्छा, उसी से और सब पता चल जाता है। कैसे ये पता लगाएंगे इस सप्तऋषि के जरिए? ये देखिए, यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए, जैसा कि चित्र में है, ये देखिए जहां से हम देख रहे हैं, आपस में मिलाया जाए और काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे और आगे तक बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है, वहां पर इशारा करता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। कई ऐसे पिंड होते हैं जिनके खुद, जैसा पृथ्वी ही है, चंद्रमा ही है, इनका अपना कुछ भी प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती है, ये दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रह जैसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रह को प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के, ये याद रखिएगा, हिंदी मीडियम वाले अगर जो सोचे हम इंग्लिश शब्द पर ध्यान न दें, न पूछा जाए, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि ग्रह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं या ग्रह को और क्या बोलते हैं, तो प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइड शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी है वो ग्रह है, वो ऊष्मा प्रकाश जो भी है वो सब सूर्य के जरिए प्राप्त करती है, उसका अपना कुछ है नहीं है, ऊष्मा गर्म नहीं है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, जो पृथ्वी है, जो सूर्य है उसको तारा ही बोला गया है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, एक सेकंड, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा यानी सूर्य को बताया जा रहा है, यानी सूर्य एक तारा है। ये क्वेश्चन हो गया, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। ओके, अच्छा, ये जो यहाँ पे है, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। अभी इसमें बताया जा रहा है कि ऐसे नहीं दिख रहे हैं ये छल्ले। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों, इन जो 3 ग्रहों के नाम दिए गए हैं, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, इनके चारों ओर जो है छल्ले बने हैं, छल्ले टाइप के। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी है और ये जो है ऐसे आंखों से नहीं दिखते हैं। ओके, शक्तिशाली दूरबीन यानी कोई बहुत बड़े दूरबीन से। ये देखिए बृहस्पति कहाँ है, आगे पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें, ये क्वेश्चन दिया गया है। ऐसे आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा जो है एक उपग्रह है। ये किसका है? पृथ्वी का। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, साथ में चलने वाला, तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह है। 7 अन्य ग्रह है जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करती है, वैसे 7 और ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, यानी अपने उपग्रह भी हैं। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, ऐसे ही बता रहे हैं कि 7 के पास अपना उपग्रह भी हैं, कुछ के पास, 7 के पास नहीं। एक सेकंड, तो ये भी एक पॉइंट है, ये भी है, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है। कंसेप्ट भी मजबूत होता है। तो ये सब लाइनें जो हैं, ये जो
रहती हैं, ये सब भी पढ़ लेना चाहिए। अच्छा, शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ लिया जाता है। जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। ओके, जिसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना, यानी पृथ्वी से संबंधित लिखना। अगला है सूर्य। सूर्य के बारे में समझते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। जो सौरमंडल है पूरा, उसके केंद्र में स्थित है, सेंटर पर, तभी तो सब चक्कर लगाते हैं। अभी फोटो भी दिखाएंगे, पिक्चर दिखाएंगे भी। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य जो है वो सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसके अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये याद रखिएगा, 15 करोड़ किलोमीटर। ओके, ग्रह। ग्रह के बारे में समझते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ये कितने ग्रह हैं, ये सारी चीजें जो हैं इम्पोर्टेंट है। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। अच्छा, ये याद करने का अंग्रेजी का तरीका बताया गया, लेकिन मेरे हिसाब से ये सब तरीका अगर वही याद भूल गए तो पूरा हो जाता है, भूल जाओगे। तरीका यही है कि आप उसको थोड़ा सा कई बार रिवाइज करिए और थोड़ा दिमाग में एक क्या कहते हैं चित्र बनाइए, तो वो याद रहेगा लंबे समय तक। आगे, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते वृत्ताकार में फैले हुए हैं। सूर्य का चक्कर कैसे लगाते हैं ये लोग? ऐसे ऐसे अपने ही उसमें लगाते हैं। सबका बता रहे हैं, सब अलग अलग चक्कर लगाते हैं। अच्छा, वृत्ताकार में फैले हुए ये कक्षा कहलाते हैं। अभी जो मैंने बताया, सूर्य है जैसे ये, और इसका चक्कर सब लगा रहे हैं। दूसरा ग्रह कोई लगा रहा है, तीसरा लगा रहा है, सब अपनी अपनी एक जगह सेट किए हुए हैं, वहीं पर सब लगा रहे हैं। तो ये जो जिस जगह पर लगाता है ये जगह जो है वो कक्षा कहलाता है। ओके, बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। जैसे सूर्य ये है तो बुध ये है, सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में उसे केवल 88 दिन लगते हैं, 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, जुड़वा बहन और क्या क्या लोग बोलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में जो कीवर्ड है जुड़वा ग्रह, तो शुक्र जो है वो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है। एक सेकंड। तो शुक्र के बाद फिर क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। शुक्र ग्रह का जो है आकार और देखने में आकृति सब कुछ पृथ्वी जैसे है, इसीलिए इसको जुड़वा ग्रह कहा जाता है। जुड़वा बहन भी बोल देते हैं, लेकिन कीवर्ड यहाँ जो लिखा है वो जुड़वा ग्रह शब्द लिखा है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु बाद में इसको हटा दिया गया 2006 में। बात खत्म। अच्छा, ये पढ़ लेते हैं। रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को क्या बोलते हैं? खगोल शास्त्री। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। ये याद रखना। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं, यानी सब जो है वो सूर्य के प्रकाश की वजह से चमकते हैं, उनका अपना कोई वजूद नहीं होता है, मतलब प्रकाश नहीं होता, उसमें नहीं होती। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने में लगे हैं। अगला टॉपिक है इसी में पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। पहले सूर्य का कौन चक्कर लगा रहा है, मतलब सबसे पास है वो है बुध, फिर है शुक्र, फिर कौन है? पृथ्वी।
आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास छोटी एक सेकंड यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। भू आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मेन है होती है। जहाँ ऑक्सीजन होती है वहाँ जीवन होता है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है यह, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पाया जाता है और ग्रहों पे ऑक्सीजन नहीं पाया गया है अभी तक का जो भी रिसर्च हुआ। अंतरिक्ष में देखने में पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। क्यों? ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सब ये टॉपिक डाल के सब आप लिख लेना, ये यहीं तक लिख लेना। फिर इसके बाद यहाँ नीले रंग का दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। 2/3 लगभग 70 से 75% पानी ही पानी है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ऊपर से जो है नीला दिखता है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। कितना ज़्यादा। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। 8 मिनट का समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। ये भी एक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बीपीएससी में, बन सकते हैं। बीपीएससी टायर 4.0 जो होने वाला है। अगला है चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है, देखो कितना बड़ा चंद्रमा लगता है। यह इतना बड़ा इसलिए लगता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। जो तारे वारे देखते हैं जो सब उनके मुकाबले ये काफ़ी नज़दीक है पृथ्वी से, इसलिए इतना बड़ा सा दिखता है हम लोग को आसमान में। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। क्या बताया गया था कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य पृथ्वी से, और ये चंद्रमा कितना 3,84,400, तो अंतर दिख रहा है। उपग्रह, मानव निर्मित उपग्रह, ये सब भी जानना जरूरी है, इसको बताते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी उपग्रह का भी रोल एक ग्रह के बराबर है। मानव निर्मित उपग्रह कैसे होते हैं, जिनको सैटेलाइट बोलते हैं हम लोग, जो मानव निर्मित होते हैं वो कैसे होते हैं? एक कृत्रिम पिंड है, आर्टिफिशियल। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है। इसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। तभी तो आप देखो कितना आसान हो गया है, नेट इंटरनेट चलता है, कोई कहीं भी हो वहाँ से वीडियो कॉल हो जाता है, बातें हो जाती, ये सब सैटेलाइट के जरिए हुआ है। इस रैकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, जो इसे रैकेट के द्वारा भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। यानी उसके बीच में पृथ्वी जो है उसके वहाँ पे जो उसकी जहाँ पे वो राउंड लगाता है वहाँ पे स्थापित कर दिया जाता। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि हैं। ये देखिए नाम याद रखिएगा, जो उपस्थित है भारतीय उपग्रह वो उसका नाम याद रखिएगा। इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि 2 नाम दिए हुए हैं। अच्छा, कैसे रॉकेट लॉन्च होता है ये देख लीजिए। रॉकेट का प्रक्षेपण ऐसे किया गया, ऐसे छोड़ा गया, फिर आगे बढ़ा, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, जो नीचे का हिस्सा है वो गिर गया और जिसको ऊपर भेजना है उपग्रह का कक्षा में प्रवेश अंदर भेज दिया गया, हो गया। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है।
चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, चंद्रमा रहने योग्य अभी नहीं है। रिसर्च चल रहा है, लोग कह रहे हैं हो जाएगा, पता नहीं, लेकिन परिस्थितियां नहीं हैं अनुकूल। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। पूर्णिमा वाले दिन, यानी जिस दिन पूर्ण चंद्रमा दिखता है उस दिन दिख सकता है पूरा ये पर्वत और गड्ढे जो छाया की तरह दिखता है। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं पृथ्वी की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। तो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं ये याद रखिएगा। देखिए कहाँ गया ये वाला फोटो, ये पहले दिखा दे, समझा दे। ये क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में, ये देखिए इसको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। इसमें जो कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका जो PDF लगाएंगे उसमें आप देख लीजिएगा, इसको आप खुद पढ़ लेना क्योंकि इसमें याद करने वाली चीज़ है, रट्टा मारने वाली चीज़। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे बनते इसलिए याद होना चाहिए। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 सन, याद रखिएगा, को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम और क्या दूसरा कौन था भारतीय, ये आपको कमेंट में बताना है, ये आपका काम है। आगे हो गया। हाँ, आकाशगंगा। शुद्ध ग्रह हो गया। उल्का पिंड, इसके बारे में समझते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। वायु से जब टकराते हैं तो ये घर्षण होता है और ये जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है, जैसा आप टीवी में देखे होंगे। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। अच्छा, उल्का पिंड जहाँ गिरता है थोड़ा सा नुकसान करता है। क्या आपने और आगे क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा होगा? आई होप सभी ने देखा होगा और मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि इस समय तो बरसात का मौसम है, तो इस समय अगर जो आसमान में देखो और अक्टूबर नवंबर के बीच काफ़ी अच्छे से दिखता है ऐसे ही आंखों से बिना दूरबीन के। यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा कहलाती है, मिल्की वे। तो ये जो पट्टी है ये आकाश गंगा कहलाती है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है मात्र। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड की विशालता, ये सारे पॉइंट नोट कर लेना। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। ओके, तो ये सब बातें हो गई और कंप्लीट हो गया ये लेसन। और जैसा कि मैंने पहले भी प्रॉमिस किया था कि हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद बताएंगे, तो उसको आप नोट कर लीजिए और हो सकेगा तो टाइप भी कर देंगे, नहीं तो जो है आप नंबर से ही बता देना आंसर कमेंट में, देख लेंगे। देखते हैं सब, एक सेकेंड, नहीं है तो नोट करिए। छोटे छोटे क्वेश्चन दे, इम्पोर्टेंट भी हो।
सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूर है? हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 फिर से, सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूर है? क्वेश्चन नंबर 2, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? और लास्ट है, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये आपको कमेंट में बताना है। ओके, सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और हाँ, नोट्स बनाते रहिए। और लेसन छोटा था, हो गया, और 1-2 बार तो और आपको पढ़ना पड़ेगा अगर जो भूल रहे हो तो। इसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन ये जो है ये आपको पढ़ना रहेगा। ज़्यादा वैसे पूछा नहीं जाता है इससे, इतना भी बारीक नहीं पूछेंगे। ये आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, रट्टा मारना पड़ेगा, घोल घोल पीना पड़ेगा। ओके, सो एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, शेयर भी कर दीजिएगा जो भी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ताकि वो भी एनसीईआरटी को समझ ले और नोट्स बना ले तो बहुत अच्छी बात। अगर नहीं बन पा रहा है या टाइम नहीं है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो रिफ्लेक्ट हो रहा है इस समय, उस पर संपर्क करिएगा, आपको मामूली फीस पर नोट्स मिल जाएगा। ओके, सो बाय बाय।